तो आज इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री एंड सिविक्स। और जो कि आपके यहाँ पे 10 इयर्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि सारे रिलेटेड किससे होंगे, केवल सेमेस्टर 2 के टॉप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेमेस्टर 2 में आने वाले हैं। और जो इस पेपर्स में 10 इयर्स में जो है अदर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है, केवल सेमेस्टर 2 के ही क्वेश्चन को लिए। तो हम यहाँ पे इन पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं ईयर्स 2020 का। और उसमें यह है कि यहाँ पे मैंने इसको दो कैटेगरी बनाया है कि जो 2020 का पेपर है या किसी की ईयर का पेपर है, उसको एक पार्ट सिविक्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट हिस्ट्री। तो पहले हम यहाँ पे सिविक्स के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो ईयर 2022 में आए थे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म फोर्स ऑफ इंडिया का? तो वो कौन होता है आप जानते हैं, वो कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल टर्म का मतलब, नॉर्मल टर्म ऑफिस का मतलब कितने ईयर्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट को मतलब अपने कार्यकाल होता है उनका। तो उनका कितना होता है? 5 इयर्स इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ध्यान रखेंगे ये सारे क्वेश्चंस जो है कहीं से भी लिए नहीं गए, ये केवल आपके ईयर 2020 में जो ICSE कोर्स में पूछे गए थे वही क्वेश्चंस है। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट ए में कर रहे हैं सिविक्स के क्वेश्चन। फिर इसको मैंने दो कैटेगरी में किया है और फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट। नेम द कोर्ट दैट आर empowered टू इशू writs फॉर द enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उस कोर्ट का नाम बताइए जो फंडामेंटल, जो हमारे राइट्स होते हैं उनको वो एम्पावर्ड करता है। तो वो यहाँ पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। एंड दूसरा कौन सा? हाई कोर्ट। ये दो कोर्ट ऐसे हैं जो हमारे मतलब फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो इसको यहाँ पे क्या करते हैं? इन्फोर्समेंट करते हैं। ये यहाँ पे गलती से ये बेकार का लिखा हुआ है, इसको आप कंसिडर कर दिएगा, ये कुछ नहीं है। मैं इसको एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर empowered टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। बस यहीं तक का है, ये पार्ट आपका कटा हुआ है, ये कुछ और आ गया यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का मेन एडवांटेज क्या है? लोक अदालत कुड रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो लोक अदालत होती है, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होती है, उनका वर्कलोड कम कर देती है। वर्कलोड कम करने का मतलब है यहाँ पे कि कुछ केस हमारे लोक अदालत में ही निपटा दिए जाते हैं। जब लोक अदालत में केस निपट जाते हैं तो वो केस सब ऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं जाते, जिससे कि वहाँ पे और भी अदर केसेस होते हैं, तो एक्स्ट्रा आपके पास और वहाँ पे नहीं मिलते, तो वहाँ पे वर्कलोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस तरह से लोक अदालत क्या करती है? रिड्यूस करती है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के वर्क को। दिस क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे तीन क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्टेड करते हैं? स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोल कॉलेज दैट इलेक्टेड हिम। तो पहले हम इसी का आंसर देख लेते हैं, ए वाले पार्ट का। तो पहला पूछा गया था आपसे, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट इलेक्टेड। कैसे इलेक्टेड करते हैं प्रेसिडेंट को, कैसे चुनते हैं हम? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट हम वोट नहीं करते उसके लिए। ऑर्डिनरी सिटीजन प्ले नो पार्ट इन द इलेक्शन। और इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो आम नागरिक होता है उसका कोई रोल नहीं होता। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज। वो किसके द्वारा चुना जाता है? प्राइम जो प्रेसिडेंट होता है वो मेंबर जो इलेक्ट्रल कॉलेज के होते हैं उनके द्वारा इनको सेलेक्ट किया, इलेक्शन के लिए मतलब सेलेक्ट किया जाता है, के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। फिर देखिए इसी में पूछ रहा था यहाँ पे, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज।
कंपोजिशन का मतलब किससे ये कौन कौन इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये कंपोजिशन है ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज का, दैट इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। कौन है इसमें, नंबर एक है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आप जानते हैं हाउस, दोनों हाउसेस के नाम पढ़ चुके हैं फर्स्ट टर्म में, तो कौन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ सच ईच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और थर्ड है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी possessing a legislative assembly। तो ये तीनों जो है कंपोजिशन है इलेक्टोरल कॉलेज के। देखिए यहाँ पे हमने अभी इसी क्वेश्चन का ये पार्ट किया था यहाँ पे अभी। अब मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बी। तो बी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन एनी थ्री डिस्क्रिमिनेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तीन पावर बतानी है डिस्क्रिमिनेटिव पावर में। तो देखिए पहली पावर है अ सिचुएशन में अराइज व्हेन आफ्टर अ जनरल इलेक्शन नो पार्टी और नो लीडर सीम्स टू एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। इन दिस कंडीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ इसका, जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जनरल इलेक्शन में कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी से नहीं जीतती है, तो कोई भी उसमें मतलब सिलेक्शन कोई भी मतलब उसको रिजल्ट नहीं आता है, तो इस केस में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो ये उनकी पावर है। सेकंड है आपकी ऑन सडन डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर की सडनली डेथ हो जाए, ही में अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है एज रूलिंग पार्टी इज अनेबल टू डिसाइड। जो रूलिंग पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, उस केस में यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। थर्ड, प्रेसिडेंट में डिसॉल्व और कंटिन्यू द हाउस। प्रेसिडेंट चाहे तो वो डिसॉल्व का मतलब बंद कर सकता है या कंटिन्यू कर सकता है हाउस को। हाउस का मतलब आप जानते ही है, इफ द रूलिंग पार्टी लॉस मेजोरिटी, अगर रूलिंग पार्टी में कोई भी मेजोरिटी नहीं होती है तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी फोर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इससे पहले कि अभी हमने डिस्क्रिमिनेटिव पावर देखी थी, अब एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की कौन कौन सी होती है। पहली है ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर इशू इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी ऑर्डर इशू किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। सेकंड, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो इंडिया के जनरल को अपॉइंट कर सकता है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी अपॉइंट कर सकता है, और साथ में हाई कोर्ट के जज को भी। तीसरा है इसका इनकी पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये थर्ड पावर है। फोर्थ क्या है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल्स द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट जब रूल होता है तो उस केस में पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल इन्हीं का ही होता है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो उस समय गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं होती है, सारी पावर किसके हाथ में जाती है, प्रेसिडेंट के। तो ये सारी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट एज द अपेक्स कोर्ट इन अवर इंडियन जुडिशरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो तीन क्वेश्चन है। पहला है एनी थ्री केस एनी थ्री केसेस दैट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तीन ऐसे केस के नाम बताइए जो ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो पहले इसी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं हम। तो तीन केसेस कौन कौन से हैं। पहला है अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और फिर स्टेट में अगर इनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको डिस्प्यूट के लिए इस वाले कोर्ट में ला सकते हैं। दूसरा है डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। अगर आपस में ही स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब भी यहाँ पे केस यही इसी के अंडर में आता है। तीसरा, द सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्स सूट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। और जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो भी केसेस की बात होती है तो वो भी इसी कोर्ट के लिए यहाँ पे ओरिजिनल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। तो ये तीन केसेस थे।
तो ये यहाँ पे ए पार्ट हो गया। अभी हम यहाँ पे करेंगे सेकंड, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू चेक वेदर द लॉ passed by the central and the state legislature and the orders of the minister and government official follow the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, वो ये देखती है कि जो उसके अकॉर्डिंग लॉ बने हैं क्या उसको सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर मिनिस्टर गवर्नमेंट मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। सपोज कि उन्होंने इफ़ नॉट अगर नहीं किया है तो कोर्ट क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है सच लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल। तो जो उसने लॉ बनाए थे उसको भी वो कैंसिल कर सकती है। इस पावर, इसी पावर को हम यहाँ पे सुप्रीम पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब दोबारा से रिव्यू करना कि जो लॉ बनाया गया था वो सही है या नहीं है, पे विचार किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू चेक द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये भी इसकी कंडीशन है। तो ये बी पार्ट हो गया, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब करेंगे सी इसका पार्ट, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी ऐसे भी पूछ सकता है, और यहाँ पर फिलहाल लिखा तो है ही सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज वन whose judgments are recorded for evidence and testimony। मतलब ऐसा कोर्ट जिसमें कि रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए, रखे जाते हैं, जो भी वहाँ पे केसेस होते हैं उनका जो भी रिजल्ट होता है, जो सुनवाई चल रही होती है। तो आप जानते होंगे कि जब कोई अदालत में केस चल रहा होता है तो वहाँ पे टाइप राइटर भी होता है जो कि वो हर चीज़ को नोट करता है जो उस केस से रिलेटेड होती है। तो वही एक रिकॉर्ड बना के, फाइल बना के उसको रख दी जाती है। तो द जजमेंट आर इन द नेचर ऑफ एग्जाम्पल, और इस तरह से एक ये एग्जाम्पल भी बन जाता है अदर कोर्ट के लिए। द हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट आर बाउंड टू गिव द सिमिलर डिसीजन इन सिमिलर केस। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं उन सबकी एक फाइल बना के रिकॉर्ड के रूप में रख ली जाती है। अब मान लीजिए कोई केस ऐसा कॉम्प्लिकेटिव आता है जो कि बहुत ही उलझा हुआ होता है, तो उस पर जो भी निर्णय लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो उसके रिकॉर्ड फाइल में रखा होता है। और उस जैसा ही अगर केस किसी अदर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट या अदर लोअर कोर्ट में आता है, तो वो कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के आधार पर ही उसका निर्णय कर लेते हैं कि जैसा सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला किया गया था उसी के हिसाब से वो कर लेते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी बेनिफिट रहता है कि आगे के केस को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं उन सबको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। दूसरा क्या है? द कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये इसकी सेकंड है कंडीशन। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज मीन बाय द टर्म इम्पेरियलिज्म एज अ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्या मतलब होता है इम्पेरियलिज्म? हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। तो देखिए इम्पेरियलिज्म मीन्स रेस ऑफ फॉर कॉलोनीज। ये एक रेस होती है कॉलोनीज की। इसका मतलब ये एक एक्सपेंडिशन कंडीशन होती है कि जैसे कि हम जिस जगह रहते हैं उस जगह को हम बढ़ाना चाहते हैं। सपोज हम इंडिया में रहते हैं तो हम चाहते हैं इंडिया और भी बड़ा हो, यानी कि इंडिया तब बड़ा हो सकता है जब हम अदर कंट्री की ज़मीनों को छीन लेंगे, तो इंडिया क्या हो जाएगा और भी उसकी एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जाता है कि इम्पेरिज्म जो है एक प्रकार से रेस ऑफ कॉलोनीज है। इसका मतलब है इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्री पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू द कॉलोनाइजेशन। मतलब किसी भी कंट्री की पावर को बढ़ाना किसके द्वारा? आपके कॉलोनाइजेशन को बढ़ा के, या फिर मिलिट्री फोर्स के द्वारा, या फिर अदर मीन्स के द्वारा। इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इम्पेरियलिज्म कहते हैं। गिव एनी टू रीजन फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म। टू रीजन ऑफ द फैसिज्म, और कौन कौन से थे? पहला था डिससेटिस्फैक्शन विद द पीस ऑफ ट्रेटरीज। दूसरा था इनसफिशिएंट एंड करप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो ये यहाँ पे दो कंडीशन थी जिसके कारण फैसिज्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था? आपका इटली में। नेम द टू इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म दैट वर फॉर्म, वन एज अ consequence of the World War First and other
वर्ल्ड वार सेकेंड, मतलब दो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताने हैं जो आपके बने थे कब, जब कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट में आया था, वर्ल्ड वार फर्स्ट के रिजल्ट के दौरान कौन सा बना था, और वर्ल्ड वार सेकेंड के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना। तो देखिए आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, द लीग ऑफ नेशन। एंड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कौन सा बना था, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम यूएनओ भी कहते हैं। तो ये बना था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, और लीग ऑफ नेशन बना था वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। गिव द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ एंड WHO। तो ये अब देखिए हमारे यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, सॉरी हिस्ट्री हमारी। यहाँ सेवेंथ क्वेश्चन तक तो यहाँ पे देखिए पार्ट ए था, सिविक्स के लिए था। उसके बाद यहाँ से बी पार्ट में हिस्ट्री हो गई थी, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए, मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये भी हिस्ट्री का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे बी पार्ट में मैंने हिस्ट्री जैसे बताया था कि सिविक्स को अलग करके क्वेश्चंस कर दिए पेपर में से, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अलग कर दिए। तो ये गिव द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ एंड WHO। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम ही है, फिर भी ये रिवीजन चल रहा है। और देखिए ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड के क्वेश्चंस है और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। यूनिसेफ का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और WHO की फुल फॉर्म आप सब जानते ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। 12 क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट विद द अबव एम्बलम, मेंशन एनी टू ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। देखिए ये एक एम्बलम दे रखा है, एम्बलम का मतलब होता है सिंबल, ये एक सिंबल है। तो आपको बताना है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, और उससे रिलेटेड दो उसके ऑब्जेक्टिव भी आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ही करते हैं पहले। द यूनाइटेड नेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका सिंबल है, यूनाइटेड नेशन का सिंबल है, जिसको हम एम्बलम भी कहते हैं। और इसके दो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, तो दो ऑब्जेक्टिव भी हम देखते हैं इसके कौन से हैं। पहला है मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब मेंटेनेंस का मतलब बनाए रखना है पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को। दूसरा है डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, और जितने भी राष्ट्र है, जितनी भी कंट्रियाँ है, उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन को बनाए रखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड क्वेश्चन है बी, इसमें मेंशन एनी थ्री फंक्शन ऑफ WHO एज इट्स एजेंसी। उसको तीन फंक्शन यहाँ पे कौन कौन से है। पहला है इट हेल्प कंट्री टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सिस्टम, WHO का काम होता है कि हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना। दूसरा होता है इट गिव्स इम्पॉर्टेंट ड्रग्स नीडेड फॉर मेडिकल केयर, और ये इम्पॉर्टेंट ड्रग्स को भी मतलब प्रोवाइड करती है। आप जानते हैं कोविड आया था, तो कोविड में जो भी इंजेक्शन, जो भी टीके वगैरह आए थे, सबसे पहले उसको WHO अप्रूव करता है, उसी के बाद वो चीज़ वर्ल्ड में लागू होती है। तो ये सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की। तो ये ड्रग्स जो भी नीडेड होती है उसके बारे में भी डिसीजन इन्हीं का ही होता है। तीसरा है इट प्रमोट रिसर्च द क्योर एंड प्रिवेंट द डिजीज, इनका काम होता है जो भी मतलब किस तरह से डिसीज को कंट्रोल करे, किस तरह से उसको रोके, तो ये भी इनका WHO का वर्क है। ये थ्री फंक्शंस हो गए आपके किसके, WHO के। और एक चीज़ और है यहाँ पे, एक फंक्शन और है, उसका रीजन मैं भी आपको बता रहा हूँ, पहले पढ़ा देता हूँ। इट प्रमोट्स एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन दिस फील्ड, ये किस फील्ड में रिसर्च करती है आपकी, कम्युनिकेशन डिसीज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड डिसीज लाइक कैंसर, हार्ट अटैक। ये फोर्थ पॉइंट मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपके सेमेस्टर 2 में जो सिलेबस लिखा है ना, 4 फंक्शन लिखा है, तो आई थिंक ये तो पहले के पेपर से, तो इसमें 3 फंक्शन पूछे गए हैं। तो हो सकता है यहाँ पे WHO को यहाँ पे कितने फंक्शन पूछ लिए जाए, 4 फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा भी कर दिया है, तो 4 आ जाएंगे, तो आप 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। सी पार्ट है, यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन कर लिए। सी क्या है, नेम द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन द कंपोजिशन। देखिए द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स का कौन है, आप जानते ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कंपोजिशंस को भी बताना है। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जज, इसमें कितने होते हैं, 15 जज होते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिलिंग एंड द जनरल असेंबली ईच सेपरेटली चूजेस 15 जजेस ऑन दी ऑफ दिस
those 15 persons who are chosen by the majority vote in both bodies are elected the judge of courts. No two judges कैन बी नेशनल ऑफ द सेम स्टेट, कोई भी दो जज सेम स्टेट के नहीं हो सकते इफ टू पर्सन, अगर वो दोनों सेम स्टेट के भी हैं तो उनमें जो भी एल्डर जो भी बड़ा होता है उसको यहाँ पे मेंबर ऑफ कोर्ट बना दिया जाता है. With reference to the Second World War and non-aligned aligned movement, answer the following. फर्स्ट क्वेश्चन इस पे एक्सप्लेन ब्रीफली दी 3 रीजन फॉर द डिससेटिस्फैक्शन विद द टेरिटरी ऑफ वारसाई. तो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं. तो 3 रीजन कौन से थे इसके. पहला था टेरिटरी बोलते हैं संधि, जो भी समझौता हुआ वो कौन कौन से वारसाई की संधि में मतलब वारसाई में की जो समझौता हुआ था वो उसमें कौन कौन सी शर्तें थी, उससे कौन लोग मतलब कुछ लोग मतलब जो थे जर्मन जो थे सेटिस्फाई नहीं थे, तो वो बताने हैं आपको. पहला है जर्मनी हैड टू हैंड ओवर मैनी ऑफ हर टेरिटरी, जर्मनी को हैंड ओवर करना पड़ा अपनी काफ़ी सारी टेरिटरीज को. दूसरा ऑल हर कॉलोनी वर फोर्सली भी टेकन अवे फ्रॉम हर, जर्मनी की सारी कॉलोनीज को ले लिया गया. सी हर मिलिट्री पावर वर रिड्यूस, उसकी मिलिट्री पावर भी क्या हो गई यहाँ पे रिड्यूस हो गई. हैंस जर्मनी वायलेटेड थी, जर्मनी वायलेटेड हो गया था टर्म एंड कंडीशंस किससे टेरिटरी ऑफ वारसाई की, मतलब जो भी वारसाई की टेरिटरी हुई थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि वो उसके फेवर के लिए बातें वहाँ पे नहीं हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बी पार्ट है स्टेट एनी 3 कंसिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार. कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट. तो 3 रिजल्ट बताइए जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुए. पहला जर्मनी वाज डिस्ट्रॉयड, जर्मनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था. डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हाइल जापान एंड इटली लॉस्ट देयर कॉलोनी. तो जर्मनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था जो कि और डिवाइड भी हो गया था 2 पार्ट में, जापान और इटली में, और उन्होंने अपनी कॉलोनीज को भी लॉस कर दिया. दूसरा है यहाँ पे द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक, वर्ल्ड भी 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गया था, डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलाइज्ड ब्लॉक में. तीसरा है द यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वार फॉर्मेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार. तो ये 3 रिजल्ट पूछे गए थे आपसे. तो 3 रिजल्ट हो गए आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो जो हुआ के इफेक्ट से. फिर देखिए सी पार्ट है मेंशन एनी 4 चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. 4 चीफ आर्किटेक्ट कौन से. पहला है यहाँ पे देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में बोलते हैं नैम. ये भी आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ नैम. तो इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे. पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया. दूसरा प्रेसिडेंट मार्शल जोसेफ टिटो यूगोस्लाविया. प्रेसिडेंट एब्दल नासर ऑफ इजिप्ट. प्रेसिडेंट ऑफ सुकैरनो ऑफ इंडोनेशिया. 4 ये आर्किटेक्ट हो गए नॉन अलाइनमेंट के. तो देखिए यहाँ पे हमने अभी 2020 का पेपर कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2019 का पेपर. मैं आपको एक एक पेपर करा रहा हूँ. तो ये 20 का कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे हम करेंगे 2019 का. कोई फिर से पहले सिविक्स से क्वेश्चन करेंगे इससे जो आए थे, उसके बाद हिस्ट्री के. सिविक्स में कौन सा क्वेश्चन आया था. पहला है इसमें राइट एनी वन सर्कमस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी. इस कंडीशन में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर सकता है. तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ऑन एन अकाउंट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे इमरजेंसी अप्लाई कर सकते हैं. ऑन हुज एडवाइस कैन द प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, किसकी एडवाइस पे वो काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस. व्हाट इज द मीन बाय एपलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. when the cases are brought to the supreme court only through an appeal, जब कोई केस अपील के द्वारा आते हैं it comes under the appellate jurisdiction. तो इसी को हम क्या बोलते हैं appellate jurisdiction कहते हैं. an appeal lie to the supreme court from any judgment और final order of the high court India. जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लास्ट डिसीजन होता है वो पूरे पूरे इंडिया के लिए आखिरी होता है, उसके बाद कहीं भी
का केस को नहीं लड़ा जा सकता। ये लास्ट कोर्ट होता है जहाँ पे हम अपना आखिरी केस लड़ सकते हैं। हाई कोर्ट से हार जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हार जाए तो हम कहीं नहीं जा सकते। स्टेट वन पॉइंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज में क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रिक्ट जज डील्स सिविल केसेस रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी एंड मैरिज एक्सेट्रा को ये करता है, वाइल जो सेशन जज होता है वो डील्स किसको करता है? क्रिमिनल केसेस जैसे कि थेफ्ट, चोरी, मर्डर, वायलेंस एक्सेट्रा को ये इसके अंदर आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। ये आप बस ये मेन रूप से याद करिए, लैंड प्रॉपर्टी मैरिज के रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और जो क्रिमिनल होते हैं वो आपके सेशन जज में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर headed by the prime minister is the most powerful institution in the Indian polity. This content answer the following. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, state briefly the position of the prime minister in the parliament system of the government and state any two power the prime minister has the leader of the nation. आंसर है इसका, पोजीशन क्या है इसकी? नंबर फर्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन एंड डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट में होता है। सेकंड है, इट इज एन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट प्रेसिडेंट सम्मन्स एंड प्रोग्रेस पार्लियामेंट एंड द डिजॉल्व द लोकसभा, वो लोकसभा को डिजॉल्व भी कर सकता है और उसको बुलवा भी सकता है। टू पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की कौन सी है जो कि लीडर ऑफ द नेशन के अंदर में आती है? पहली है, द प्राइम मिनिस्टर इज द रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ द नेशन, वो पूरे नेशन में जाने वाले लीडर होता है। दूसरा, द नेशन लुक द प्राइम मिनिस्टर फॉर व्यू ऑन एवरी सब्जेक्ट, जो नेशन होता है वो सारे जो भी कोई मतलब किसी भी टॉपिक से कोई भी बात होती है, कहीं से कोई भी रिलेटेड बात होती है, तो नेशन सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के मतलब विचारों के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो में क्या अप्लाई मतलब एग्री है या नहीं है, जो भी कोई डिसीजन होने वाले होते हैं। बी पार्ट है इसका, डिस्टिंक्ट डिफरेंस बताना है काउंसिलिंग मिनिस्टर और कैबिनेट में। देखिए, काउंसिलिंग मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, काउंसिलिंग मिनिस्टर में सारी मिनिस्टर की कैटेगरी आती है, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर भी इसी में आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड, मतलब ये तो सब इसी में आते हैं। और इसके अगेंस्ट अपोजिट में जो कैबिनेट होता है उसमें केवल स्मॉल ग्रुप ही होता है, जिसमें कि केवल 25 सीनियर मिनिस्टर आते हैं। तो काउंसिलिंग मिनिस्टर में सारे प्रकार के मिनिस्टर आते हैं, जबकि उसमें केवल 25 ही मिनिस्टर आते हैं। सेकेंड है, काउंसिलिंग मिनिस्टर एज द होल रियली मीट, काउंसिलिंग मिनिस्टर कभी कभी मतलब आपस में मिलते हैं, बट कैबिनेट के जो होते हैं डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को चलाने के लिए उनको फ्रिक्वेंटली मिलना पड़ता है, यानी कि उनकी जो गैदरिंग जो होती है वो अक्सर हुआ करती है, जबकि काउंसिल मिनिस्टर की गैदरिंग अक्सर नहीं होती है, बहुत रियरली ही होती है। दिस क्वेश्चन है, इंडियन हैज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम, विद रेफरेंस टू द जुडिशरी आंसर द फॉलोइंग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन करता है? प्रेसिडेंट। किससे? इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, मतलब इन दोनों से सलाह करके प्रेसिडेंट जो होता है वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू अपॉइंट एज अ हाई कोर्ट, दो क्वालिफिकेशन बताइए जो कि हाई कोर्ट के जज के लिए होती है। तो पहली हो गई, वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड है, जुडिशियल ऑफिसर फॉर द लास्ट 10 ईयर, या तो वो जुडिशियल ऑफिसर रहा हो 10 ईयर के लिए, या फिर एन एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में कितने, वो भी 10 ईयर्स के लिए। ये दो कंडीशंस है जो कि क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट के जज के बनने के लिए। देखिए, ये सिविक्स के क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं 2019 के। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2019 के कौन से, हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो पूछे गए थे 2019 में। तो नेम द सिग्नेटरी कंट्री ऑफ द ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस के कंट्री के नाम कौन कौन थे? इंक्लूड तीन कंट्री, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली आर द सिग्नेटरी कंट्री ऑफ द ट्रिपल अलायंस। वाई वाज द लीग ऑफ नेशनल एस्टेब्लिश, तो क्यों एस्टेब्लिश किया गया? द चीफ एम ऑफ द लीग ऑफ नेशन वाज,
टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड टू अचीव इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल में सिक्योरिटी और पीस को बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया, द लीग ऑफ नेशंस को मतलब एस्टेब्लिश किया गया। 9th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 रीजन फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म ऑफ इटली। 3 रीजन कौन कौन से हैं? पहला है डिससेटिस्फैक्शन विद द पीस ऑफ टेरिटरीज, दूसरा है इनसफिशिएंट करप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तीसरा है इकोनॉमिक फैक्टर सच एज पोस्ट वार इन्फ्लेशन स्ट्राइक्स एंड इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अभी पिछली बार में दो पूछे गए थे, इसमें 3 रीजन पूछ लिए गए। बी पार्ट है, एक्सप्लेन एनी 3 कंसिक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड। और देखिए ये क्वेश्चन भी अभी आपका रिपीट हुआ है। वर्ल्ड वार के रिजल्ट क्या क्या हुए थे, तो ये आपने भी पढ़ा भी था। जर्मनी जो था डिवाइडेड हो गया था 2 पार्ट में, जापान और इटली में। द वर्ल्ड वार डिवाइडेड 2 ब्लॉक में हो गया था, डेमोक्रेटिक और कैपिटल ब्लॉक में। और तीसरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म हुई थी आफ्टर। तो आप ध्यान रखेंगे जो जो रिपीट होते हैं ना वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 2022 में आया है और ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में आया और 19 में भी आया। देखेंगे आपकी 10 ईयर्स करते तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में आपको रिपीट मिलते। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन को करिए, हर सब्जेक्ट के करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए। ये पार्ट है इसका, नेम द टू राइवल ब्लॉक फाउट अगेंस्ट ईच अदर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। 2 ब्लॉक कौन कौन से बने थे वर्ल्ड वार सेकेंड में? दो थे, नंबर 1 अलाइड पावर, जिसमें कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसए। और दूसरे में कौन थे? एक्सेस पावर थे, जिसमें कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। 10th क्वेश्चन है, द नेसेसिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल दैट टू एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन इस पे है, राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ यूनेस्को दैट प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज। 3 आपको फंक्शन बताने हैं यूनेस्को को जो हमारे कल्चर को मतलब क्या करते हैं? सेव करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ, ये भी पूछी जाती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, पूछी जाएगी। और इसके 3 फंक्शन जो है वो ये है, नंबर पहला, इट हेल्प द मेंबर स्टेट इन द प्रिवेंशन ऑफ देयर कल्चर हेरिटेज। इट इनकरेज द ट्रांसलेशन ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये पहला इसका फंक्शन है। सेकंड है इस पे, इट प्रोवाइड ट्रैवल्स ग्रांट टू द राइटर एंड आर्टिस्ट अंडर द प्रोजेक्ट नेम एप्रिसिएशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर वैल्यू। तीसरा है, इट प्ले अ वाइटल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज अबाउट द ह्यूमन राइट्स। तो ये फंक्शन है यूनेस्को, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिलिंग। सिक्योरिटी काउंसिलिंग के कंपोजिशन मतलब कौन कौन इसमें होता है? कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिलिंग क्या है? द काउंसिलिंग कंसिस्ट 15 मेंबर। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 बिंग परमानेंट मेंबर्स होते हैं। रिप्रेजेंट जो किस करते हैं? बिग 5। वो कौन कौन से है सिक्योरिटी काउंसिल में? चाइना। बिग 5 कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 मेंबर जो है बिग में। और द 10 और 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, वो भी 2/3 मेजोरिटी किसकी? ऑफ द 2 ईयर्स टर्म। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज द इन्फोर्समेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव विंग्स। तो हम यहाँ पे इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूटिव विंग्स भी कहते हैं। इट हैज़ द बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस पीस एंड सिक्योरिटी। सी पार्ट है, सी क्वेश्चन है, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के 4 फंक्शन पूछे जा रहे हैं। तो पहला हो गया डेलिब्रेटिव फंक्शन है, द असेंबली में डिस्कस द एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू पीस एंड सिक्योरिटी। कोई भी असेंबली में डिस्कस कर सकता है पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में। दूसरा फंक्शन है इसका
सुपरवाइजरी फंक्शन में क्या आ सकता है? द जनरल असेंबली रेगुलेट द वर्किंग द अदर ऑर्गन एंड एजेंसी ऑफ द यूएन। फाइनेंशियल फंक्शन में भी इसमें क्या है? द जनरल असेंबली कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूएन। और इलेक्ट्रल फंक्शन में क्या है इसका? द असेंबली इलेक्टेड द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिलिंग एंड द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग। ये चार फंक्शन है आपके जनरल असेंबली के। और यहाँ पे हमने 2019 का पेपर भी कंप्लीट कर लिया है ये आपका। अब नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं ईयर 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री और सिविक्स से। पहले वही सिविक्स से क्वेश्चंस करेंगे हम। कौन कौन से क्वेश्चन 18 में आए हैं? स्टेट एनी वन रीजन वाई द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। आपको रीजन बताना है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड क्यों होते हैं इनडायरेक्टली में। और आप ध्यान रखेंगे ये सेमेस्टर 2 के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी इसके जितने पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो मैंने नहीं लिए। बस सेमेस्टर 2 के कोर्स के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आपको बताना है स्टेट एनी वन रीजन वाई द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों किया जाता है, इसका क्या रीजन है? तो क्या है प्रेसिडेंट का रीजन? ये है अ डायरेक्ट इलेक्शन वुड प्लेस टू मच द पावर ऑफ इन हैंड द मासेस विद वेरी हाई परसेंटेज इलिटरेट अमंग देम। देखिए प्रेसिडेंट कोई जो है छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता, एक सबसे रेस्पेक्टेबल और सबसे मतलब रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी होता है वो। तो इसके इलेक्शन के लिए आम जनता वोट इसलिए नहीं करती है क्योंकि आम जनता में ज़्यादातर आप परसेंटेज अगर निकालेंगे तो इलिटरेट भी लोग बहुत सारे होते हैं। और उनका वोट अगर ज़्यादा पड़ जाए तो वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट उसके हिसाब से जीत जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। तो वोट जो है वो एक मतलब काफ़ी कह सकते हैं इलिटरेट पर्सन के हाथ में ना आए। इसलिए यहाँ पे ये इलेक्शन डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। इसको मेंबर काउंसिल इसको अदर मतलब काउंसिलिंग मेंबर के द्वारा ही करा जाता है। तो यहाँ पे का ये रीज़न हो गया कि डायरेक्ट जनता वोट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वोट जनता करती है तो जनता में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, और वो फालतू में वोट डाल देंगे जो कि उनके लिए बेकार तो है ही, और साथ में कंट्री के लिए भी सबसे बेकार वाली बात होगी। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एनी वन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है कैबिनेट का? द कैबिनेट इज कंसिडर एज द पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो क्या है? पॉलिसीज मेक करना गवर्नमेंट्स के लिए। नेम एनी टू रिट्स इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आप बता सकते हैं कोई भी। पहली ऐसे लिख दिया रिट ऑफ द क्यू वारंटो है, दूसरी है आपकी रिट ऑफ प्रोविजन है। नेम द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। उस हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट का नाम डिस्ट्रिक्ट मतलब आपको बताना है हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन सा होता है। तो वो होता है सेशन कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में होता है, ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया है। अगर इंडिया में पूछा जाता है तो वो होता है हाईएस्ट सुप्रीम, कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सेशन कोर्ट है। व्हाट इज द मीन बाय लोक अदालत। लोक अदालत का क्या मतलब होता है? लोक अदालत मीन्स पीपुल कोर्ट। लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत, यानी कि इसमें कोई अदालत वदालत नहीं होती है, लोग अपने आप में खुद डिसीजन कर लेते हैं। लोक अदालत इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू द कंप्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। मतलब लोक अदालत में ये कि दो लोग अपने आप में ही जो भी सेटलमेंट होता है खुद ही अपने आप में कर लेते हैं, उन्हें किसी अदालत की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण अदर अदालत का टाइम भी बच जाता है और बहुत से केसेस अपने आप में सॉल्व हो जाए तो अदालत का काम भी घट जाता है। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर द पार्ट ऑफ यूनियन एजुकेटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए दो क्वेश्चन है इसमें। पहला है स्टेट एनी थ्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के लिए तीन क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है? नंबर एक मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर दो मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स एज, मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये तीन क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है एक्सप्लेन एनी टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, हम कर चुके एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की 2019 में। तो ये
क्या था आप जानते ही है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ चीज़ को कि हम पढ़ चुके हैं। 7th है, अवर जुडिशियल सिस्टम हैज सुप्रीम कोर्ट एज इट्स अपेक्स followed by the high court and the other subordinate court. In the light of in this statement explain the following. देखिए पहला है एनी थ्री टाइप ऑफ केस इन विच सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल डिसीजन। ये क्वेश्चन भी मे बी शायद रिपीट हुआ था। तो ओरिजिनल डिसीजन में कौन कौन से केस आते हैं, तो ये हो गया आपका हाँ ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। ये भी देखिए आप देखना ना रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। और डिस्प्यूट जो होता है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट, या फिर दूसरा क्या था डिस्प्यूट बिटवीन द टू और मोर स्टेट। और तीसरा हो गया द सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन द सूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये तीनों आपका देखिए भी सुप्रीम का ये ओरिजिनल डिसीजन रिपीट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा रहा है एडवाइजरी एंड रिवाइजरी जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं। तो एडवाइजरी को हम बोलते हैं, अदर नेम आप जान रखेंगे, कंसल्टेटिव जुडिशन भी कहते हैं इसको। में क्या है द प्रेसिडेंट में ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कोई ओपिनियन मांग सकता है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट विच इज पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस के देखते हुए वो कोई भी ओपिनियन मांग सकता है, इसी को बोलते एडवाइजरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा है रिवाइजरी जुडिशन जिसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस बाय इट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद की पावर होती है कि वो अपने दिए गए जो भी केसेस के निर्णय होते हैं उसको दोबारा से रिव्यू कर सके। दिस प्रोविजन शो द ह्यूमन जजमेंट इफ फेलेबल एंड द कोर्ट मे बी रिवाइज दैट वाज द मिस जज। मतलब ये तब होता है जब ये किसी ह्यूमन किसी रिलेटेड कोई मतलब गलत हो रहा है या कोई कोई मिस जज हुआ है, तो उस केस में दोबारा से ये रिव्यू हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं रिवाइजरी जुडिशन और रिव्यू ऑफ जजमेंट। एट क्वेश्चन है गिव एनी। देखिए यहाँ पे मैं बार बार भूल जाता हूँ बताना, ये सिविक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे इसके 2018 के यहाँ पे हिस्ट्री को भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। गिव एनी टू सिमिलरिटीज बिटवीन आइडियोलॉजीज ऑफ नाजियम एंड फैसियम। तो आपको सेम आइडियोलॉजीज का मतलब होता है विचारधारा। तो विचारधाराएं जो कि मिलती जुलती है दोनों से, नाजिम से और फैसियम से, वो आपको बतानी है। तो पहली जो है बोथ फैसियम एंड नाजियम वर सपोर्टर ऑफ वन पार्टी एंड वन लीडर। दोनों ही एक ही पार्टी और एक लीडर को सपोर्ट करती है। दूसरा है बोथ फॉलो बाय डिक्टेटरशिप। दोनों ही डिक्टेटरशिप को फॉलो करती है। नेम द कंट्री दैट फॉर्म द एक्सिस ब्लॉक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। कौन सी कंट्री इसमें, जर्मनी, इटली और जापान। तो ये भी क्वेश्चन पहले आया था। गिव द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई भी थी क्या थी, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म तो सारी आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 11th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द मेजर वर्ल्ड वार इन द 20th सेंचुरी आंसर द फॉलोइंग। पहला है एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट विद रेफरेंस टू द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। कॉजेस कौन से थे, सबसे पहले यहाँ पे है विद रेफरेंस टू नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द वार इंटरेस्ट नेशनलिज्म। जर्मनी हैड केसर विलियम सेकेंड एज न्यू पीरियड। देखिए इसमें ये था कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तो उसका कारण मेन जो नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग था वो कौन थे यहाँ पे उस समय जो वहाँ के जर्मनी के जो एम्पीरियर्स बने थे नए नए, वो कौन थे, केसर विलियम सेकंड थे। ही वेंट टू अबाउट प्रोक्लेम दैट, वो ये कहते थे कि जर्मनी वाज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। जर्मनी जो है वो संसार का सबसे बड़ा लीडर बनेगा। तो ये उनका कहना था। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश, और वो चाहते थे एस्टेब्लिश करना कि जर्मन एम्पायर एंड गेन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंटरनेशनल स्फीयर। और वो जर्मन को पूरे ऑल वर्ल्ड में सबसे सुपीरियर बनाने की कोशिश करते थे। तो इसी को लिए यहाँ पे वर्ल्ड वार का ये भी एक कॉज बना था। दूसरा वर्ल्ड वार का कॉज विद रेफरेंस टू इम्पेरियलिज्म। समाजवाद के हिसाब से क्या है, इम्पेरियलिज्म का मतलब हम पढ़ चुके हैं, रेस ऑफ कॉलोनीज होती है। इम्पेरियलिज्म में ये पॉलिसी जो होती है कि अपनी कंट्री को विस्तार को बढ़ाने के लिए दूसरे का ज़मीन को हम हड़प ले। देयर वाज अ मेड स्ट्रगल अमंग द यूरोपियन नेशन फॉर न्यू टेरिटरी इन अफ्रीका एंड एशिया इन 19th सेंचुरी। तो ये दूसरा कॉज था इम्पेरियलिज्म के अकॉर्डिंग।
बी पार्ट है स्टेट एनी 4 कॉज दैट द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ये भी शायद रिपीट हुआ है। डिससैटिस्फैक्शन विद द टेरिटरी वर्साय, राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, फेलियर ऑफ लीग नेशन, हिटलर इन्वेंशन ऑफ पोलैंड। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो चुके हैं, अभी तो हमने जस्ट 3 ईयर्स के ही पेपर करे हैं, तो आगे इसमें आप पेपर और करेंगे तो आपके और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 12th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन एंड द स्पेशलाइजेशन एजेंसी आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला है मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फंक्शन बताने हैं इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो पहला है वॉलेंट्री जुडिशन में क्या है, इट जुडिशन कवर ऑल द केस विच आर द पार्टी रेफर टू इट। दूसरा है एडवाइजरी ओपिनियन, द जनरल असेंबली जो होती है, द सिक्योरिटी काउंसिल और अदर ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के होते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं गिवन एडवाइजरी ओपिनियन और एनी लीगल क्वेश्चंस के लिए। दूसरा है इन्वॉल्विंग प्रोसीजर्स फॉर द पीसफुल सेटलमेंट और डिस्प्यूट, द कोर्ट मे बी सजेस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट। 3 फंक्शंस हो गए इसके। बी पार्ट है इसका स्टेट द कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, कंपोजिशन बताने हैं आपको। ऑल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर होते हैं वो सारे जनरल असेंबली के होते हैं। द असेंबली मस्ट मीट वंस अ ईयर इन सितंबर, सारी असेंबली सितंबर के मंथ में मिलती है। इन एडिशनल, और उसके अलावा द स्पेशल सेशन मे बी कन्वर्ट द बाय द सेक्रेटरी जनरल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिलिंग और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ यूएन। इट इज़ द काइंड ऑफ पार्लियामेंट, ये एक प्रकार का नए पूरे वर्ल्ड का पार्लियामेंट होता है। ईच मेंबर शैल हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली, हाउएवर ईच स्टेट हैज 1 वोट, और हर एक स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है, हर कंट्री का एक वोट यहाँ पे इंक्लूड होता है। ये क्वेश्चन चीज है यहाँ पे स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ यूनिसेफ एंड 2 फंक्शन ऑफ WHO। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप जान चुके हैं, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। के फंक्शन क्या है, नंबर 1 इट प्रोवाइड हेल्प टू चिल्ड्रन एंड मदर इन इमरजेंसी अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी, कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर वगैरह होता है या कोई अदर प्रॉब्लम्स होती है चिल्ड्रंस और मदर को लेके, तो उसके लिए ये बहुत हेल्प करती है। टू फोकस अटेंशन ऑन द राइट एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के जो अधिकार होते हैं और जो राइट्स होते हैं के लिए भी ये फोकस करती है। तो ये थे यूनिसेफ के। अब WHO के फंक्शन देखते हैं। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके फंक्शन में क्या हो गया, इट हेल्प कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करती है, और इट इम्प्रूव रिसर्च द क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज, डिसीज को रोकने का काम भी करती है वर्ल्ड में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अभी मैं आपको बता दूँ 2018, यानी कि अभी हमने यहाँ पे 2020 के पेपर, 2019 के पेपर और 2018 के पेपर कंप्लीट कर लिए पूरी तरह से हिस्ट्री और सिविक्स के, जो कि सेमेस्टर 2 के लिए है। अब फ्रेंड्स आप ये बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई। अगर आपको लगता है कि हमें इससे रिलेटेड अदर वीडियो चाहिए, इट मीन्स कि मैं आप चाहते हो कि मैं इसके आगे के पेपर्स को भी सॉल्व करूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आप देख लेंगे। 2017 और 11 के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस थोड़ा सा आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या इसमें कितनी आपको और है, मतलब इससे क्या आपको हेल्प मिली है, क्या इसके लिए आगे के ये वीडियो बनाने चाहिए या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आगे के पेपर आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर अगर लगता है कि मैं आपको सॉल्व करके दूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए। मैं आपको बहुत जल्दी ही, आपको एक आध दिन में ही, क्योंकि आपका पेपर अभी नेक्स्ट 2 डेज़ में ही है, नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में ही है, इंग्लिश का पेपर है, तो मैं उसके आगे के पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ये वीडियोस ऐसे है कि अगर इसको रिमाइंड करके भी आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाएंगे। तो ये हिस्ट्री ऐसी होती है कि देखते देखते भी और बार बार इसको रिपीट करेंगे वीडियो को तो बहुत जल्दी आपको याद होने वाली है। चलिए थैंक यू वेरी मच, और अभी तक के लिए इतना ही।